जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में और एक बहुत ही महत्वपूर्ण से वीडियो में। अक्सर यहाँ पर मैं काफी सारे बच्चों के कमेंट देखता हूँ कि सर ये एसएससी सीजीएल क्या है, एसएससी सीपीओ क्या है, ये एमटीएस क्या है। मतलब ये तो पता है कि सरकारी नौकरी निकालने के लिए कहीं ना कहीं ये परीक्षाएं कंडक्ट होती हैं और कुछ सरकारी विभागों में इनके माध्यम से बच्चे चयनित होकर के जाते हैं। लेकिन अगर हम डिटेल में यहाँ पर बात करें कि इन परीक्षाओं को कंडक्ट कराने वाली एजेंसी कौन है, इसके अंदर में कौन कौन से विभाग आते हैं, उनका कार्यकाल यहाँ पर क्या है, कैसे वर्क प्रोफाइल है, कितना सैलरी उनको मिलता है, एग्जैक्ट यहाँ पर वर्क क्या होता है, क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, क्या ये जो 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए कमाने वाली नौकरियां हैं ये आपके लिए है या नहीं, ठीक है, कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कौन से ऐसी नहीं कर सकते हैं, ये तमाम तरह की मन में बातें आती हैं। तो अभी हाल फिलहाल सीपीओ 2025 के टीयर 1 का रिजल्ट आया और उसके कमेंट को जब हमने पढ़ा तो बच्चों के मन में काफी संदेह हुआ। तो हमने कहा इसके ऊपर में एक वीडियो बना करके बच्चों को सारी जानकारी देनी जरूरी है, क्योंकि हर साल नया बच्चा आता है तो सरकारी नौकरी के लिए वो भागता है, लेकिन उसको यही नहीं पता कि कितनी नौकरियां होती हैं और ऐसे में जानकारी के अभाव के कारण वो सही नौकरी की तैयारी ना करने के कारण उसका काफी वक्त बर्बाद हो जाता है, या यूं कह लीजिए सही जानकारी पहुंचते पहुंचते बहुत वक्त लग जाता है। तो आइए चलिए बात करते हैं, इस वीडियो के अंदर में हम सीपीओ की संपूर्ण जानकारी जानेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो जब आपका भारत में विभाजन हुआ था और जब हम अंग्रेजों से अलग हुए थे तो उसके बाद में हमारी जो बाउंड्रीज हैं, जो हमारे बॉर्डर हैं, वो अलग अलग कंट्री के साथ में लाइन अप थे। वैसे केस में उन बॉर्डर की सुरक्षा करना, हमारे देश की सुरक्षा करना, उसके लिए मेरे भाई कभी जो हमारे भारत की अपनी पुलिस है वो तो कर नहीं सकती थी, और एक तरह के जवान को हर जगह पर रखना वो भी बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं था, क्योंकि कुछ ऐसे एरियाज हैं जो बहुत सेंसिटिव है तो उसको उस तरीके से ट्रेनिंग देना होता है। कुछ ऐसे हैं जिनके साथ, अब जैसे नेपाल के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, भूटान के साथ बहुत अच्छे हैं, वहां गोलीबारी नहीं होती तो उसकी ट्रेनिंग अलग होती है, उसका कहीं ना कहीं जो विभाग होता है वो अलग होता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए सीपीओ बनाया गया। सीपीओ का मतलब होता है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब चूंकि सीपीओ में यहां पर मान लीजिए नौकरी करना है तो कहीं ना कहीं तो उसकी कहीं से चयन की जाएगी, तो क्या इसको यूपीएससी में डाला जाए, इसको स्टेट में डाला जाए, कहां डाला जाए। तो अब ये सेंट्रल लेवल की नौकरी है तो इसको करवाया गया एसएससी के माध्यम से, ठीक है। जो ग्रुप ए के पोस्ट होते हैं वो यूपीएससी के माध्यम से होते हैं और जो ग्रुप बी के होते हैं वो एसएससी के माध्यम से होते हैं। और 1980 में इसका गठन हुआ था और 1990 के बाद में इसका पेपर कंडक्ट होना शुरू हुआ। जब एसएससी के माध्यम से पेपर कंडक्ट करना शुरू हुआ तो उस समय एसएससी का फुल फॉर्म सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन हुआ करता था, लेकिन कुछ समय के बाद में उसके फुल फॉर्म को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो कर दिया गया, ठीक है। अब अगर हम आते हैं बात को लेकर के, तो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी सीपीओ की जो बहाली निकलती है वो अलग अलग विभागों से निकाल करके कलेक्ट करके एसएससी को दे दी जाती है, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नाम की ये जो कंडक्टिंग एजेंसी है ये पूरा पूरा पेपर कंडक्ट करा के फाइनल रिजल्ट हैंडओवर करके सारे विभागों को दे देती है और उनको बढ़िया उम्मीदवार मिल जाते हैं। अगर हम बात करें सीपीओ में तो क्या ये कांस्टेबल लेवल की नौकरी है, हेड कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर है, तो देखो जीडी परीक्षा है और एक ये परीक्षा है, दोनों के अंदर में सीएपीएफ चयन होते हैं। सीएपीएफ का मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ठीक है, वो जो होता है कांस्टेबल लेवल की बहाली निकालता है और सीपीओ जो होता है वो सब इंस्पेक्टर लेवल की बहाली निकालता है। जीडी में और इसमें कुछ विभागों का फर्क है, बाकी ऑलमोस्ट बाकी विभाग सेम है। अगर हम सीपीओ की बात करें तो कुल मिलाकर के इसमें दिल्ली पुलिस के साथ साथ 5 और विभाग आते हैं और उनके में आपका चयन होता है। वो सारी बातें हम आपको संपूर्ण रूप से जानकारी देंगे। तो जैसे मैंने कहा, सीपीओ का मतलब सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हो गया और इसके अंदर में दिल्ली पुलिस के साथ साथ 5 विभाग होते हैं, और वो पांचों विभाग या सबको मिलाकर के आप कह सकते हो, मतलब यहां पर सीएपीएफ, जैसे मैंने कहा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ठीक है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस अलग हो गया, ये अलग हो गया। इसमें कुल मिलाकर के जैसे मैंने कहा 5 विभाग होते हैं। पहला बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ कहते हैं, दूसरा सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स आपका यहां पर ये हो गया सीआईएसएफ, ठीक है। यहां सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ हो गया, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी हो गया, सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी हो गया। मैं आपको भी कुछ समय के अंदर में बताऊंगा कि ये सारे के सारे जो विभाग होते हैं ये किस किस राज्य के और साथ में किस देश के साथ में सुरक्षा करते हैं। जैसे अगर हम यहां पर बात करें तो आईटीबीपी जनरली बनाया गया है इंडिया और चाइना के बॉर्डर को सुरक्षा देने के लिए, क्योंकि वहां बहुत हाइट होती है और किस राज्य के साथ में ये अटैच होते हैं, कहां पर इनकी पोस्टिंग होती है वो भी बताएंगे। ऐसे ही बीएसएफ जो होता है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, मतलब उनके साथ हमारी सुरक्षा के लिए। एसएसबी का अगर आप वहां पर देखोगे तो नेपाल और भूटान के लिए बनाया गया है। और सीआईएसएफ जो होता है ये आपके मेट्रो सिटीज में, एयरपोर्ट पे और बाकी पीएसयू जितने होते
होते हैं उनकी सुरक्षा को संभाल रहा होता है। इसके अलावा एक और भी है जो कि असम राइफल्स के नाम से है, जो कि म्यांमार के साथ में बॉर्डर अटैच करते हुए उसकी सुरक्षा करता है, लेकिन वो जीडी के माध्यम से होता है। ठीक है, और सीआरपीएफ का रोल क्या होता है, तो जैसे दंगा नियंत्रण हो गया, वोटिंग हो गया और बाकी सारी चीजें हो गई यहाँ पर ना, तो सेंट्रल मतलब ये रिजर्व में पुलिस रहती है, और जैसे कहीं पर दंगा भड़का, कहीं पर कुछ हुआ तो ये उनकी सुरक्षा करती है। तो सारी बातों को बढ़िया तरीके से हम लोग जानेंगे। ठीक है, आ जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा, ग्रुप ए का जितना पोस्ट होता है, ग्रुप ए का मतलब बहुत ज्यादा पावर, बहुत ज्यादा सैलरी, बहुत अच्छा रुतबा, तो वो यूपीएससी के माध्यम से उनका सारा चयन किया जाता है। उसके बाद में आता है ग्रुप बी, जिसको एसएससी कंडक्ट कराती है, और इसीलिए एसएससी को मिनी आईएएस भी कहा जाता है। जब आप इसमें यहां पर आओगे तो ये पेपर कंडक्ट कराने वाली एजेंसी का नाम होता है एसएससी, और ये किस मंत्रालय के अंदर में आता है, तो गृह मंत्रालय यानी अमित शाह जी के अंडर में आता है। आज अमित शाह जो है वहां पर इसके होम मिनिस्टर हैं, तो ठीक है, उनके अंडर में आ गया। बाकी जब भी जो मिनिस्ट्री मतलब होम मिनिस्टर रहता है उनकी मिनिस्ट्री में ही आ जाएगा, मतलब एक तरीके से गृह मंत्रालय में। डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, तो मैंने आपको ये बता ही दिया है। 1990 के बाद से ये पेपर कंडक्ट हो रहा है, और हर समय अलग अलग वैकेंसी होती है, लेकिन उतनी गहराइयों में आपको जाना जरूरी नहीं है। पिछले 3 साल के वैकेंसी को आइए हम देखते हैं कि सीपीओ में कितनी वैकेंसी होती है। तो 2023 में इसमें 1876 के करीब में वैकेंसी आई थी। उसके बाद 2024 में 5308 के करीब में आई है, और 2025 में यहाँ पर 3073 के करीब में आई है। इसमें मेल और फीमेल दोनों का मिलाकर के ये वैकेंसी होता है, और अलग अलग कोटा के लिए वैकेंसी रिजर्व्ड होती है, वो भी हम लोग आगे चल करके यहाँ पर बात करेंगे। जैसे अगर आप यहाँ पर 3073 वैकेंसी इस बार में देख रहे हो, तो इसमें मेल का वैकेंसी अलग हो जाएगा, फीमेल का अलग हो जाएगा। मेल में भी अलग अलग कोटा है, जनरल कोटा अलग है, ओबीसी अलग है, एससी अलग है, एसटी अलग है, और एक ईएसएम नाम का होता है, एक्स सर्विस मैन। अब ये एक्स सर्विस मैन का जो कोटा होता है वो 10% होता है, यानी जितनी भी वैकेंसी है उसका 10% ईएसएम के लिए जो है वो बुक कर दिया जाएगा। ईएसएम कौन है, जैसे मानो किसी ने आर्मी को ज्वाइन किया, किसी ने नेवी को ज्वाइन किया, किसी ने एयरफोर्स को ज्वाइन किया, या दिल्ली पुलिस में कोई कांस्टेबल है या हेड कांस्टेबल है, लेकिन उनकी चाहत है, ठीक है, जैसे आर्मी नेवी एयरफोर्स वालों की चाहत है कि आफ्टर रिटायरमेंट भी वो काम करे, देश को सेवा दें, या हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल कोई चाहता है कि मैं सब इंस्पेक्टर बनूं, तो इनके लिए एक कोटा हो जाता है ईएसएम। उसके अंदर में ये लोग आपस में फाइट करते हैं, और उनमें जिनके सबसे ज्यादा नंबर होते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है, इसीलिए इनके कट ऑफ सबसे कम जाते हैं। ईएसएम वालों को एक बेनिफिट ये दे दिया जाता है कि इनका फिजिकल नहीं होता, ठीक है, बाकी सारी प्रक्रिया होती है, बस फिजिकल नहीं होता है, तो वो भी हम आएंगे, धीरे धीरे जानेंगे। अगर हम बात करें सैलरी और बेनिफिट्स को लेकर के, तो इसमें लगभग 55,000 से ज्यादा सैलरी आपको मिल रही होती है, स्टार्टिंग सैलरी ये होती है। उसके बाद में तो फिर आपको सिक्योरिटी का और बाकी सारी चीजों का, यूनिफॉर्म का पैसा मिलेगा, एचआरए मिलेगा, डीए मिलेगा, बहुत सारी चीजें, एक एक चीज हम आराम से बात करेंगे। स्टार्टिंग 55,000 से मिलता है, ठीक है, और उसके बाद अंत तो खैर क्या ही कहें। चलिए आ जाइए। जो सैलरी होती है ना, कभी भी वो एक कंपोनेंट नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी कर रहा है तो हमेशा देखोगे एक शब्द का इस्तेमाल होता है, बेसिक पे, और बाकी सारी चीजें उसी के ऊपर में डिपेंड होती हैं। तो बेसिक पे इसमें अगर हम देखें तो 35,000 डिसाइड कर दिया जाता है। अब उसमें क्या होता है कि चूंकि सरकार आपको रहने का भी सुविधा देती है, क्योंकि शुरू शुरू में ना सरकारी नौकरियों के लिए उतना लोगों को मन में क्रेज नहीं था, ठीक है, उस समय अंग्रेजों का शासन होता था, तो इसको एक तरीके से लाने के लिए कि नहीं, आप आकर के हमारा काम करो, ठीक है, आप आकर के हमारे लिए जुड़ो। उस समय लोग आर्मी या बाकी चीजों में बहुत ज्यादा नहीं जाना चाह रहे थे, डर रहे थे, या विभागों में उस तरीके से नहीं था उनका। तो सरकार ने कहा कि यार हम क्या ऐसा फायदा दे कि लोग हमारे साथ में आकर के जुड़े, पब्लिक सेक्टर्स में ना जाए, अपना दुकान या अपना बिजनेस ना करे। तो उन्होंने ऐसी चीजें बनाई जिसको लोग देख करके लुभावित हो गए कि हाँ यार हम इसमें जाएंगे, नौकरी करेंगे। तो जैसे छोटे छोटे फायदे उन्होंने डाल दिए। एक ये डाल दिया कि जो भी सरकारी नौकरी करेगा तो उसको रहने की व्यवस्था हम ही देंगे, तो उसको कह दिया गया HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस। अब ऐसे में सरकार अपना क्वार्टर खुद दे देती है, ठीक है, और नहीं तो अगर आप उनके क्वार्टर को नहीं लेते हैं तो आपका जो बेसिक पेमेंट होता है उसका कुछ परसेंट वो मेरे भाई आपको रेंट के रूप में देती है। अच्छा, ये शहर टू शहर भी डिपेंड करता है, 8%, 16%, 24%, एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी, इस तरीके से होता है। मतलब कोई गांव देहात टाइप क्षेत्र है तो 8% मिलेगा, थोड़ा महंगा क्षेत्र है तो 16%, और दिल्ली और मुंबई जैसे जहां पर रेंट बहुत ज्यादा है तो वहां 24%, तो इसका 24% आप उसमें जोड़ लीजिए। इसी तरीके से डियरेंस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, समय समय पर महंगाई बढ़ते जाती है। आज पेट्रोल 100 रुपए लीटर है, लेकिन बाद में 120 हो जाएगा। तो ऐसे में तो ये लोग अगर मानो बोलेंगे सरकार को, भैया हम तुम्हारी नौकरी नहीं कर रहे, हम तो जा रहे प्राइवेट का काम करने या कुछ और करने जा रहे हैं, तो सरकार ने कहा चिंता मत करो, अगर महंगाई बढ़ेगी तो तुम्हारा पैसा भी बढ़ेगा, इनकम भी तुम्हारा बढ़ेगा, और इसीलिए वो एक डियरेंस अलाउंस जोड़ देते हैं। तो इससे क्या रहता है, लोगों के मन में खुशी, संतुष्टि, सब कुछ रहता है, ठीक है। और बाकी जो हो गया हार्डशिप अलाउंस। अब देखो हार्डशिप अलाउंस क्यों है। अब सीपीओ में अलग अलग विभाग है, लेकिन सबसे खतरनाक विभाग एक हमारा बीएसएफ हो जाता है,
है और एक आईटीबीपी हो जाता है। अब आईटीपी में सोचो कितना 1000 फीट ऊपर जाकर के अरुणाचल प्रदेश में और सियाचिन ग्लेशियर पे, और मेरे भाई वहां पर जो है इतनी ठंड में नौकरी करनी पड़ती है कि पानी भी तुम नहीं पी सकते, पानी भी जम जाता है, सब्जी जम जाता है, सब कुछ जम जाता है, तो लोग क्यों जाएंगे नौकरी करने? तो वैसे केस में उनको रिस्क अलाउंस मिलता है, हार्डशिप अलाउंस मिलता है, एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। ठीक है, हालांकि देशभक्ति अपनी जगह और लोग उसके कारण जाते ही जाते हैं, लेकिन सरकार का भी एक कर्तव्य बनता है कि जो उनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा पैसा और दे, और उसी को एक नाम दिया गया हार्डशिप अलाउंस के नाम से। तो इसीलिए सैलरी 35,000 और बाकी सब जोड़ करके 55, 60, 65 इस तरीके से वो पहुंच जाता है। ट्रेनिंग के टाइम पे पूरा पैसा नहीं मिलता, ट्रेनिंग के टाइम पे जो बाकी बेसिक पेमेंट और ये होता है वो मिलता है, लेकिन जब ट्रेनिंग पूरा हो जाता है, जब आप अपने विभाग में, जब आप अपने क्षेत्र में काम करने चले जाते हो, तो जो एक्चुअल सैलरी होती है वो निखर करके आती है, वो आपको मिलती है। ठीक है, जब इसकी बहाली होती है तो इसकी बहाली के लिए जो फॉर्म की फीस रखी गई है वो मेरे भाई जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए का रखा गया है, और साथ में एससी एसटी के लिए पूरा का पूरा माफ है। और फीमेल कैटेगरी चाहे वो किसी के भी हो, मतलब चाहे वो एससी में हो, एसटी में हो, ओबीसी हो, तो सारी लड़कियों के लिए फॉर्म को फ्री रख दिया गया है, निःशुल्क रख दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति हो फॉर्म को भरे और यहाँ पर इसके मतलब जो बनने का सपना है वो उसका पूरा हो पाए, अगर वो मेहनती है, डेडिकेटेड है। तो सरकारी नौकरी को फीस बहुत कम रखे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा कम। बाकी सरकार सब्सिडी देती है, एसएससी को भी एक बहुत बड़ा सब्सिडी अमाउंट, क्योंकि 100 रुपए के अंदर में सोचो उसको तुम्हारा क्या क्या कराना है, उसको प्री का पेपर कराना है, उसको फिजिकल तुम्हारा कराना है, आगे चल करके मेंस का पेपर कराना है, फिर उसको मेडिकल कराना है, तो 100 रुपए के अंदर में तो कुछ होगा भी नहीं। तो इसीलिए सरकार अपनी तरफ से पूरा खर्चा देती है, सब्सिडी के रूप में देती है, और ये 100 रुपए कहीं ना कहीं लॉक करने के लिए दिया जाता है कि अगर पूरी तरीके से फॉर्म को फ्री भी कर दिया गया तो भारी संख्या में लोग नामात्र फॉर्म भरेंगे, बहुत ज्यादा सेंटर्स बुक होंगे, सरकार का खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। तो इसीलिए एक नॉमिनल रख दिया जाता है कि फ्री की कदर लोग नहीं करते, कम से कम इस कारण जो होगा वो लोग ये सोचेंगे एक बार कि हाँ मुझे फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, तो 100 रुपए के करीब में वो रख करके चलते हैं। ठीक है, आज ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो देखिए कांस्टेबल लेवल की जो नौकरियां होती हैं वो 10वीं और 12वीं लेवल पर होती हैं, लेकिन जब आप सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं तो उसके लिए इंटेलेक्ट बहुत अच्छा चाहिए, सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छी चाहिए। तो इसीलिए यहां पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया वो रखा गया ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के कई सारे रूप होते हैं, कोई बीए करता है, कोई बीएससी करता है, कोई ऑनर्स करता है, कोई बीटेक करता है, कोई यहाँ पर मेडिकल करता है, तो ये सारे के सारे एक ग्रेजुएशन के अंदर, बैनर के अंदर में आ जाते हैं। बस इतना कहना होता है सरकार से कि कोई फर्जी यूनिवर्सिटी से मत करना, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होगी वहां का हम मानेंगे, ठीक है, और वहां का तुमको उपयोग में लिया जाएगा। ठीक, अब उसके बाद में एक इसमें दिल्ली पुलिस जो होता है ना, दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर, चूंकि इसको कभी भी गाड़ी चलानी पड़ सकती है, तो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो मैंडेटरी कर दिया जाता है, बाकियों में ड्राइविंग लाइसेंस वाला कोई नौटंकी नहीं रहता है। ठीक, चूंकि ये सारे के सारे सेवा से संबंधित है, इसमें यंग ब्लड चाहिए, एकदम एनर्जेटिक, ऐसे नहीं यहाँ की बूढ़े लोग हो गए, मतलब बंदूक नहीं उठा पा रहे हैं, भाग नहीं पा रहे हैं, सांसें फूल जा रही हैं। ठीक है, तो यंग मतलब कि कम उम्र में ही लेना, फिर उसके बाद उनकी ट्रेनिंग कराना, फिर उनको वहां पर बॉर्डर पे भेजना, ताकि हम अपने दुश्मन देशों से लड़ पाए, सही तरीके से अपनी ताकत का प्रदर्शन कर पाए। तो जो उम्र की सीमा होती है वो 20 से लेकर के 25 साल तक होती है, और शुरुआत में इसके बाद के लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ये हो जाता है। अच्छा, कम से कम मिनिमम न्यूनतम कितना 20, मैक्सिमम कितना 25। हालांकि इसमें भी रिजर्वेशन हो जाता है, कोटा लग जाता है, जैसे ओबीसी वालों को 3 साल का कोटा और एससी एसटी वालों को 5 साल का कोटा, तो लग करके फिर उसके बाद में जो है वो उतने साल तक और अप्लाई कर सकते हैं, बट जनरल वालों के लिए मैक्सिमम 25 साल। ठीक है, तो ये मैंने जैसे यहां लिख दिया कि ओबीसी के लिए 3 साल जोड़ लीजिए, 25 में 5 आप जोड़ लीजिए एससी एसटी के लिए, तो ये हो जाएगा। कुल कितने चरण में ये पेपर होता है, तो देखो सबसे पहले तो बहाली निकलती है, लोग फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद में इसका प्री का पेपर होता है। प्री के पेपर में आपके 4 विषय पूछे जाते हैं, वो भी हम डिटेल में बताएंगे। प्री का पेपर में जितना भी मतलब वैकेंसी होता है उसका लगभग 10 से 12 गुना कैंडिडेट लिया जाता है। मानो 4000 वैकेंसी है तो आप ये मान करके चलो कि 40,000 कैंडिडेट आपको बुलाया जाएगा। किस में बुलाया जाएगा, तो फिजिकल में। ठीक है, फिर उसके बाद में वैकेंसी का 2 गुना लोग जो होता है, 2 से 3 गुना लोग जो होता है आपको मतलब मेडिकल तक लेके जाएंगे। तो पहले देखो प्री होगा, प्री के बाद में फिजिकल होगा, फिजिकल जितने लोगों का क्वालिफाई हो जाएगा उन सबको मींस देने का मौका दिया जाएगा। फिर यहाँ पर एक कट ऑफ निकलती है और लगभग जो वैकेंसी होती है उसके 2 गुना कैंडिडेट को छांट करके मेडिकल में भेज दिया जाता है। कुछ लोग उसमें से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, कुछ क्वालिफाई हो जाते हैं, और फिर अंत में रिजल्ट निकलता है उतनी ही वैकेंसी का जितना वैकेंसी आया था। 4000 है तो 4 लोगों का रिजल्ट निकलेगा, 5000 है तो 5000 होगा। तो आइए चलिए चरण वाइज सारी बातों को समझते हैं और हम जानते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं टीयर 1 को लेकर के। तो जब आप टीयर 1 के बारे में चलोगे तो यहाँ पर सीजीएल में जैसे 25 सवाल पूछे जाते हैं, तो यहाँ के टीयर 1 में कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ 4 विषय होते हैं और हर किसी के 50 सवाल पूछे जाते हैं। वो 4 विषय कौन से हैं? तो रीजनिंग है, जीके जीएस है, मैथ है और इंग्लिश है, ठीक है। और ये जो 50 क्वेश्चन होते हैं, ये एक एक नंबर का पेपर होता है, 200 सवाल 200 नंबर, और घंटे कितने मिलते हैं? तो 2 घंटे मिलते हैं। पूर्ण रूप से ये पेपर ऑनलाइन होता है और ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव भी नहीं होता, ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब यहाँ पर खाली आपको टिक करना होता है सही उत्तर कौन सा है। सही करेंगे तो प्लस में मिलेगा और गलत करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग होगी, और इसके आधार पर प्री का एक कट ऑफ बनता है। जैसे अगर अभी हम बात करें तो 200 नंबर में जो इस बार गया है, मेल का कट ऑफ गया है जनरल कैटेगरी से, वो 119 नंबर गया है। मतलब आप ये करके चल सकते हैं कि 60% के अराउंड में कट ऑफ आपकी मेल की इस बार लगी है। फीमेल की नंबर थोड़े ज्यादा, 135 नंबर पर उनका पिछली बार कट ऑफ गया था, इस बार 128 पर गया है, ठीक है।